हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका। चलिए तो ये क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि थोड़ा सा इंटरनेट की दिक्कत है ना, तो इस कारण से ये क्लासेस रिकॉर्ड है और जब ये क्लास रिकॉर्ड होगी तब मैं सिस्टम में बैठा होऊंगा और कोई अगर यहाँ वहाँ की बात कर रहा होगा तो यकीनन मैं उसको ब्लॉक कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो इस कारण से बिल्कुल क्लास के टाइम पे यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना है। पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी भी लापरवाही कर जाएंगे तो हो सकता है फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़े आपको। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी होता है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और आज हम करने वाले हैं इसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में? औरंगजेब। इंपॉर्टेंट है ना। और मैं फिर से बोल दूं कि जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा कि वो पढ़ाई के टाइम पे मुगल ऐसा, फलाना ऐसा, ठिकाना ऐसा, वो अलग चीज है, लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना। तो वही है कि यू कैन हेट मुगल, यू कैन लव मुगल, बट यू कैन नॉट इग्नोर मुगल है। मतलब आप मुगलों से नफरत कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमको पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना हो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डन। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं औरंगजेब के बारे में। सबसे फेमस और सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब कौन था? औरंगजेब मुगल अंपायर था। कौन था? मुगल सम्राट था औरंगजेब। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। दूसरा क्वेश्चन कि ये किसका बेटा था? ये शाहजहां का बेटा था। किसका? शाहजहां का बेटा था। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि औरंगजेब कौन था? मुगल था। दूसरा क्वेश्चन जो औरंगजेब है किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। और ये 1658 में गद्दी पर बैठा था। कब? 1658 में। याद है ना, शाहजहां का टाइम पर मैंने कल बताया था आपको, आज उसके बाद औरंगजेब करा रहा हूं मैं। तो औरंगजेब जो है 1658 में गद्दी पर बैठा था और जाते जाते 1707 तक गद्दी पे था। ठीक है, 1707 तक गद्दी पर था। याद रहेगा, लगभग 50 साल, 49 ईयर्स के आसपास आता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 साल के आसपास ये गद्दी पर था। तो पहला क्वेश्चन हो गया, औरंगजेब कौन था? मुगल था। दूसरा पूछता है कि औरंगजेब जो है किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है गद्दी पर कब बैठा? 1658 में। और फोर्थ क्वेश्चन पूछता है कि इसकी डेथ कब हुई थी? इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। डन। और ये गद्दी पर तो हालांकि बैठा था 1658 में, लेकिन इसने अपना दूसरी बार जो राज्याभिषेक है, होता ना कि मतलब फिर से कई लोग होते, जैसा आपने देखा होगा, बताता हूं, जो जिसने राज्याभिषेक करवाया था जून 1659 में। अब सवाल आता है कि इसने जून 1659 में जो राज्याभिषेक कराया था उसका मतलब क्या है? आपने कई बार देखा होगा, गांव में भी होता है कि ना 2-3 बार शादी होती है एक ही लड़की से। जैसे लड़का वाले लड़की के यहाँ पे चले गए, एक शादी, फिर मान लो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर कई बार आपने देखा होगा लड़की वाले लड़का के यहाँ पे आके भी शादी करते हैं। वही सेम शादी, एक ही लड़की लड़के की सेम शादी 2 बार 3 बार, है ना। दूसरी प्रकार से औरंगजेब ने जब गद्दी पर एक बार बैठा तो लाजमी सी बात है बड़ा भाव भंगिमा से गद्दी पर बैठा होगा। देर के बाद ठीक 1 साल के बाद जून में 1659 में फिर से इसने राज्याभिषेक कराया। क्यों कराया ये औरंगजेब से पूछना पड़ेगा, इसके बारे में ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब किसका बेटा था? औरंगजेब जो था ये मुमताज महल का बेटा था। किसका? मुमताज महल का बेटा था, है ना। वही मुमताज महल जिससे शाहजहां बहुत प्यार करता था। और वैसे ओरिजिनल नेम मुमताज महल का क्या था? कल मैंने आपको बताया था। ओरिजिनल नेम मुमताज महल का क्या था? कल वाला वीडियो जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, है ना। और शाहजहां ने मुमताज महल को क्या टाइटल दिया था वो भी मैंने आपको बताया था। तो औरंगजेब बेटा किसका था? मुमताज महल का बेटा था। डन। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब ने अपनी पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल किसके साथ लड़ा था? याद करना, याद ध्यान रखना, कल जो मैंने शाहजहां वाला टॉपिक कराया था तो वहां पर भी औरंगजेब के बारे में 5-10 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी, तो वो भी याद करें ना, उसको रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई मतलब नहीं ना। ठीक है, तो औरंगजेब ने अपनी पहली लड़ाई जो है, फर्स्ट बैटल है, किसके खिलाफ लड़ा था? ओरछा के जुझार सिंह के खिलाफ। ओरछा जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ओरछा के एक जुझार सिंह थे, उनके खिलाफ। क्लियर? याद लिखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने अपना जो पहला लड़ाई है, पहला बैटल है, ओरछा के जुझार सिंह के साथ में इसने लड़ा था। डन। उसके बाद में 1668 में 1668 में 1668 में जो औरंगजेब है इसने
हिंदू त्योहारों उत्सव मनाने पर रोक लगा दी थी, जो कि बहुत ही घटिया काम था, है ना। क्योंकि वैसे आप देखेंगे हिंदू त्योहारों के सेलिब्रेशन पर रोक बहुत घटिया चीज थी। वैसे मुगल में अगर आप जाकर देखेंगे तो औरंगजेब के अगर अकबर को देखेंगे तो अकबर के दरबार में ढेर सारे हिंदू थे। बीरबल जो खास माने जाते हैं अकबर के, वो हिंदू थे। तानसेन हिंदू थे और अकबर की बड़ी बड़ी गाथाएं हैं। तो अकबर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। ऐसा हिंदू की बात करूं तो हिंदू तो ठीक है, यहां तक कि सिखों को उन्होंने जमीन दान में दी थी। अकबर की कमाल की चीज देखने को मिलती है। अगर आप शाहजहां के टाइम पे आते हैं तो शाहजहां भी क्रिटिकल नहीं था किसी रिलीजन विशेष को लेकर के, है ना। अगर आप जहांगीर पे जाते हैं तो जहांगीर ने हत्या की थी किनकी? सिख गुरु की। लेकिन उसके टाइम पर भी आप देखेंगे तो रिलीजियस उतना ज्यादा गुस्सा, उतना ज्यादा घृणा, नफरत नहीं देखी जाती है। हालांकि घटिया काम था, उसने गुरुजी की हत्या की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो एक केस हटा दीजिए गुरुजी की हत्या के अलावा, तो इतनी नफरत नहीं देखी जाती है जितना इसमें थी। औरंगजेब के मामले में इस मामले में कुछ बहुत ज्यादा घटिया चीज देखने को मिलती है। स्पेशली इसने 1667 में जो हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट करने पर रोक लगाई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था। डन, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर फेमस है, औरंगजेब पढ़ते हैं तभी से पढ़ा जाता है। पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। आप पुरंदर ट्रीटी बोल दो या ट्रीटी ऑफ पुरंदर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुरंदर की संधि है, जो पुरंदर का ट्रीटी है, ये 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। क्लियर है, याद रहेगा। शिवाजी और जयसिंह के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। एकदम, चलिए आगे चलते हैं। इसने शिवाजी को कैद किया था। आपको मालूम होगा जो औरंगजेब है इसने शिवाजी को कैद किया था, आपको मालूम होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा करता है कि औरंगजेब ने जो शिवाजी को कैद किया था कहां पर रखा था शिवाजी को? तो शिवाजी महाराज को इसने जयपुर भवन में रखा था। ठीक है, जयपुर भवन में। क्लियर, डन। जो औरंगजेब है इसने शिवाजी महाराज को कैद किया था, है ना। और इसको कहां पर रखा था शिवाजी महाराज को? इसने जयपुर भवन में रखा था। और बाद में आपको मालूम होगा कि शिवाजी महाराज वहां से गुप्त रूप से फरार हो गए थे, भाग गए थे। डन, क्लियर है, याद रहेगा। क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल सम्राट ने शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था या गिरफ्तार किया था, है ना, या जेल में रखा था? तो आप बोलेंगे औरंगजेब ने रखा था। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। डन, क्लियर। चलिए, एक औरंगजेब के टाइम पे फेमस विद्रोह हुआ था जिसे मथुरा का जाट विद्रोह कहा जाता है। औरंगजेब के टाइम पर रिवोल्ट हुआ था। एक्चुअली औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, औरंगजेब की जो नीति थी, ऐसी नीति थी जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। और आप वैसे भी देखेंगे कि अगर आप बाबर से स्टार्ट होते हैं, है ना, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद आप जब आते हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब होते, तो बाबर से लेके मतलब 1556 से लेकर के और औरंगजेब तक मतलब 1707 तक एक यही असली मुगल टाइम पीरियड है। 1707 के बाद फिर जितने मुगल सम्राट आते हैं, हालांकि औरंगजेब घटिया था, कुछ हरकतें बहुत ज्यादा घटिया थी इसकी, लेकिन आप देखेंगे 1556 से 1707 लगभग 200 साल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली, हालांकि बहुत ज्यादा हो गया, 150 साल मान लो। तो इस टाइम पे ही मुगलों का बहुत ही पावरफुल थे मुगल, इस टाइम पे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उसके बाद में 1707 में जो मुगल औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद में मुगल लगातार कमजोर होते जाते हैं। और 1707 से लेकर के, हालांकि थे तो ये 1857 तक, लेकिन ये 150 साल लगभग सिर्फ नाम के थे। इसके टाइम पे आप देखेंगे शाह आलम द्वितीय, कोई उनका ज्यादा वैल्यू नहीं थी। आप देखेंगे किस प्रकार से बक्सर की लड़ाई में बुरी तरह से पराजित होते हैं। अगर आप बहादुर शाह जाफर सेकंड पे जाते हैं, वहां भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। और जितने भी आते हैं, अकबर सेकंड हो या जहांदार शाह हो या फरुखशियर हो, जितने भी आते हैं, तो 1707 से लेकर के 1857 के बीच में जितने मुगल सम्राट हैं वो पावरफुल नहीं होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसी प्रकार से उसने डिवाइड किया था और पूछा था कि इनमें से कौन से मुगल ज्यादा पावरफुल थे? तो आप बोलेंगे बाबर से लेकर औरंगजेब तक के बीच में जितना भी है, 1526 से लेकर 26 है, 26 सॉरी, बाबर 1526, हाँ सॉरी, है ना। तो 1526 से लेकर के 1707 तक, मैंने 1556 क्यों लिखा था पता है? पता नहीं,
1556 नहीं होगा, 1526 होगा, क्योंकि 1526 में बाबर ने मुगल सम्राट की नींव रखी थी, मुगल साम्राज्य की। तो 1526 से 1707 ये टाइम पीरियड जो असली पावरफुल मुगल्स का है, और 1707 से 1857 के बीच में आप देखेंगे मुगल जो है वो लगातार कमजोर होते जाते हैं और अंत में खत्म हो जाते हैं। तो एक रिवोल्ट होता है, एक रिवोल्ट है ना, एक विद्रोह होता है, क्लियर, औरंगजेब के खिलाफ एक रिवोल्ट होता है, एक विद्रोह होता है, मथुरा का जाट विद्रोह जिसे बोलते हैं मथुरा का जाट रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट है ना, जो एक रिवोल्ट है मथुरा का जाट विद्रोह, मथुरा का जाट रिवोल्ट जो है ये गोकुल एक नेता थे उनके नेतृत्व में हुआ था। किससे? गोकुल के। क्वेश्चन पूछता है कि जो मथुरा का जाट विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1659 में हुआ था, क्लियर है? कब हुआ था? 1669 होगा, 1669 में हुआ था एक। और किसने किया था? उनका लीडर कौन था? गोकुल। और क्या नाम जाना जाता है इसको? मथुरा का जाट विद्रोह के नाम से जाना जाता है। डन। एक बार एक और क्वेश्चन पूछता है कई बार कि आपको मालूम है कि जो अकबर है, अकबर इसका मकबरा कहां था? सिकंदरा, है ना। अकबर जो है इसका मकबरा कहां था? सिकंदरा में था। और इसको लूटा किसने था? अकबर का जो मकबरा है ना, सिकंदरा स्थित अकबर का जो मकबरा है उसे राजा राम ने लूटा था। राजा राम कौन? मराठा जो राजा राम थे इन्होंने लूटा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अकबर का पहली बात मकबरा कहां है ये याद कर लीजिए। अकबर का मकबरा कहां पे है? सिकंदरा में है, और उसको राजा राम ने लूटा था। क्लियर है? डन। चलिए उसके बाद में औरंगजेब ने और घटिया हरकत की थी जो कि बहुत ही गलत है। इन्होंने सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की थी, है ना। जिसने? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत थी, है ना। और औरंगजेब की कुछ हरकतें ऐसी थी कि जब आप कभी अभी एसएससी रेलवे के, ठीक है, जब यूपीएससी की आप कभी तैयारी करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगलों के पतन का कारण क्या था। तो जब मुगलों का पतन या मुगलों का जो खत्म होते हैं उसके जो मेन रीजन में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है औरंगजेब की नफरत। सबसे इसने टक्कर ली थी, बेवजह की भिड़ंत, सिखों के गुरु हत्या की। लाजमी सी बात है, सिख बहुत नाराज, हिंदू फेस्टिवल्स बंद कर दिया, हिंदू नाराज। राजा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी जमीन के राजा हैं। मुझे ऐसा, मेरा इंडिविजुअल मानना है कि अगर आप किसी एरिया पे कब्जा करके रखे हैं या कि किसी एरिया के राजा हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एरिया है जहां के आप राजा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस जमीन के राजा हैं ना। अगर आप ये सोचें कि मैं इस जमीन, मेरी ये जमीन है, मेरा इसमें कब्जा है, मैं इसका राजा हूं, तो मुझे लगता है कि शायद आप बेवकूफ है। आपको उस जनता पर राज करना चाहिए, आपको उस जनता का विश्वास जीतना चाहिए। अगर आपके साथ जनता है तो आप का मतलब है, नहीं तो फिर आप कितना भी बड़ा एरिया बना लीजिए, कितना भी बड़ा साम्राज्य बना लीजिए, कितने भी लोगों को हरा करके अपना एरिया बढ़ा लीजिए, अगर वहां की जनता आपसे खुश नहीं है, आप जनता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जनता को आप साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं, तो ज्यादा दिन आप नहीं टिक पाएंगे। औरंगजेब के साथ यही है। लाजमी सी बात है, गुरु जी की हत्या की, सिख गुरु की, सिख नाराज, हिंदुओं के फेस्टिवल्स बंद कर दिया, हिंदू नाराज, और बाकी भी। हालांकि उस टाइम पे बौद्ध जैन का जो प्रभाव बहुत ही कम था, फिर भी लाजमी सी बात है बौद्ध जैन जब देखते होंगे कि ये हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ अत्याचार कर रहा है, तो लाजमी सी बात है खुश तो नहीं होते होंगे, उनको भी इनसे नफरत रही होगी। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। डन। चलिए, औरंगजेब का एक नया नाम है जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, भगवान जाने क्यों, है ना। औरंगजेब जो है जिंदा पीर कहा जाता है। किसको? औरंगजेब को। जो औरंगजेब है इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। डन। चलिए, उसके बाद में आपको मालूम है कि जो औरंगजेब है इसको असम पर कब्जा करना था, असम को जीतना था, और असम को जीतने के लिए इसने मीर जुमला का साथ लिया था। मीर जुमला कौन है बताने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मीर जुमला था, याद है ना, तो असम को जीतने के लिए इसने मीर जुमला का साथ लिया था। मीर जुमला ने इसकी हेल्प की थी। डन। चलिए, उसके बाद इस टाइम पे जो मनसबदार होते थे, मनसबदार जिनका बड़ा रोल हुआ करता था किसी भी राज्य में, तो एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है कि एक तो इसकी इतनी नफरत है किसी रिलीजन खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ फेस्टिवल बंद करा दिया, सिखों के खिलाफ गुरु की हत्या कर दी। उसके बावजूद भी अजीब सी चीज, 33% जो मनसबदार थे इस टाइम पे वो हिंदू थे। ये अजीब चीज देखने को मिलती है। उस टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे 33 मनसबदार जो हैं, जो कुछ लोग आते हैं कि औरंगजेब इतना भी घटिया नहीं था, तो वो यही पॉइंट देते हैं कि इस टाइम पे 33% जो मनसबदार थे देवर हिंदू। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हिंदू से नफरत करता है? वो डिस्कशन का बात है, उस पर नहीं पढ़ेंगे तो ये अच्छा होगा, है ना। तो
जो फैक्ट है गुरु जी की हत्या कराई, फैक्ट है, हिंदुओं का फेस्टिवल बंद कराया, फैक्ट है, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि उस टाइम पे मनसबदार, हिंदू मनसबदार की अगर बात करेंगे तो 33% उस टाइम पे हिंदू मनसबदार थे। ठीक है, 33% इस टाइम पे हिंदू मनसबदार थे। उसके बाद में औरंगजेब ने अपने जो शासन का आधार बनाया था, वो जो राज करता था, जो रूल करता था, उसका बेस क्या था? कुरान। जो कुरान है, कुरान के आधार पर, है ना, तो कुरान के हिसाब से जो औरंगजेब है उसके शासन का आधार था, वो कुरान को क्या मानता था? कुरान को अपना आप संविधान मान लीजिए, ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो औरंगजेब है ये कुरान को अपना संविधान मानता था। डन, चलिए। उसके बाद में बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का जो केशवराव मंदिर है उसको औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। हाँ, बनारस का कौन सा मंदिर है? बनारस का आपका विश्वनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ टेम्पल, बनारस का विश्वनाथ टेम्पल एक, और मथुरा का केशवराव टेम्पल, इसको किसने तुड़वाया था? औरंगजेब ने, है ना, मथुरा का। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए भाई साहब कितनी नफरत थी इसके अंदर, है ना। तो बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का जो केशवराव मंदिर है इसने तुड़वाया था। कब तुड़वाया था? इसने 1669 में, 1669 में, 1669 में। डन, चलिए। उसके बाद में, इसके बारे में और एक और चीज देखने को मिलती है कि इसने सिक्कों पर कलमा खुदाना, जो सिक्के होते थे, जो कॉइन्स होते थे, कॉइन्स में जो कलमा जानते हो, आपको मालूम होगा कलमा मुसलमानों का होता है, इसको खुदवाना। ठीक है, सिक्कों पर कलमा खुदवाना। सिक्कों पर होता है ना कि टाइप्स होते हैं कॉइन्स के, किसी में कुछ लिख दिया, किसी में कुछ लिख दिया। जैसे जब आप समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है कॉइन्स में। अभी आप देखते होंगे लिखा रहता है 1 रुपए 2 रुपए, सिक्कों में लिखा रहता है ना, वो सब। तो इसमें सिक्कों पर कलमा खुदवाना, साथ ही साथ नौरोज त्योहार मनाना। नौरोज आपको मालूम है पारसियों का त्योहार होता है एक, नौरोज फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट करना। भांग की खेती करना, नाचना गाना। ठीक है, भांग की खेती करना, नाचना गाना, ये सब पर बैन लगा दिया था। कलमा खुदवाना सिक्कों पर, नौरोज फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, भांग की खेती करना और नाचना गाना, इसने इस सब पर बैन लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डन, चलिए। उसके बाद में औरंगजेब ने शरीयत के हिसाब से, आपको मालूम है कुरान को ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानता था, कुरान के हिसाब से सारा रूल कर रहा था। तो ऐसे जितने भी टैक्स थे जो शरीयत के खिलाफ थे इसने बंद कर दिया था। लगभग 80% जो टैक्स थे, 80 के आसपास जो टैक्स थे, 80% नहीं, 80 टैक्स जो होंगे ना, 80% नहीं, 80 टैक्स, 80, 1 टैक्स 2 टैक्स 3 टैक्स, ढेर सारे टैक्स होते थे। तो ऐसे टैक्स जो शरीयत के खिलाफ थे उनको इसने बंद करवा दिया था। इंपॉर्टेंट है। डन, क्लियर, चलिए। नेक्स्ट है कि इसने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल एरिया में मिलाया था। किसको? बीजापुर और गोलकुंडा, इंपॉर्टेंट है। इसने बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बीजापुर को 1686 में और 1687 में गोलकुंडा को। 1686 में बीजापुर को और 1687 में इसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के एरिया में अपने मिलवाया था। इसकी मृत्यु मार्च 1707 में हुई थी। जो औरंगजेब है इसकी जो डेथ है 1707 मार्च में हुई थी। क्लियर है? औरंगजेब की डेथ 1707 मार्च में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। डन, क्लियर। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है औरंगजेब के बारे में। और जितने भी बच्चे हैं जो और थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, जो कई बच्चे से थ्योरी स्टार्ट कीजिए। थ्योरी पेड क्लास में चलिए, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। पेड क्लास का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये है, देखिए। अगर आप भी, और एक और चीज बता दूं, फीस नहीं बढ़ी है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर फीस बढ़ गई है क्या? फीस नहीं बढ़ी है, क्योंकि लॉकडाउन है। बहुत बच्चे, कम से कम 1,500 से 2,000 ऐसे बच्चे जो अभी तक एडमिशन उसमें नहीं ले पाए। बहुत मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, सर प्लीज एडमिशन बंद मत कीजिएगा। मेरा प्लान था कि जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी उसके ठीक है 5 दिन बाद एडमिशन क्लोज कर दूंगा, लेकिन लॉकडाउन एकदम से स्टार्ट हो गया, चीजें नहीं हो पाई। फीस 1399 नहीं है,
फीस 999 है। एक तो ये क्लियर कर लीजिए, और आप जब भी एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है, मैं भी आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ सबकी। पेमेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये पेमेंट का तरीका है। अगर आपके पास फोन पे है तो 9179 वाला फोन पे का नंबर है, गूगल पे का नंबर 7042 वाला गूगल पे का नंबर है। अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो ये अकाउंट नंबर है, ये मेरा नाम है, और ये IFSC कोड है। ये तीनों भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप 999 पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेटीएम नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये तीनों तरीके हैं, 3 तरीके से आपको 999 पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है और 7042633154 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप उस स्क्रीनशॉट को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोर्स लेने में, ठीक है, कि सर कैसे लेना है, क्या लेना है, थ्योरी क्वेश्चन सब कुछ होगा उसमें, A to Z चीजें हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप 8882732650 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको पेटीएम नंबर दे दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, ये इंफॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है ये एक्चुअली मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 8:45 बजे, सुबह का 8:45 है, 8:45 उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो सोने का टाइम है आपके, फिर इस टाइम वीडियो, हाँ, लेकिन एक रिकॉर्ड करना है तो थोड़ा टेंशन होती है रिकॉर्डिंग में। अभी बहुत कम रिकॉर्डिंग करता हूँ तो थोड़ा टेंशन होता है रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्डिंग सबसे आसान चीज़ होती है, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड जैसे कंप्लीट होगा, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको दोपहर को मिल चुका होगा। दोपहर को देख लीजिएगा वीडियो को, शाम को 1-2 वीडियो कर लेंगे ताकि अब चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।